नमस्ते, मैं डॉक्टर संपतराम रेगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में जापान के संविधान की सामान्य विशेषताओं और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जापान के संविधान की सामान्य विशेषता क्या है, यानी जापान वर्तमान संविधान के प्रारूप को डाइट ने 17 अक्टूबर 1946 को पारित किया। इसके अलावा 3 नवंबर 1946 को सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किया और तब 3 मई 1947 को इसे लागू किया। इसे सामान्यतः 1946 का जापानी संविधान कहा जाता है, किंतु सम्राट हिरोहितो की मृत्यु के बाद में जापान जनता इसे सोवा संविधान भी कहती है। इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें पहली जो विशेषता है वो ये है कि महान संकल्पनाओं वाली प्रस्तावना, इसमें जो प्रस्तावना है वो महान कल्पनाएं दी गए हैं। इसमें बताया गया कि आधुनिक काल में निर्मित संविधान द्वारा प्रारंभ प्रस्तावना किए जाने की परंपरा विकसित हुई है। प्रस्तावनाओं के माध्यम से संबंधित संविधान के आधारभूत आदर्शों और उसके मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। शासन के मूल ढांचे और प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना की तुलना भी जापान के सेवा संविधान की प्रस्तावना की दृष्टि के अनुरूप अद्वितीय है। यह जापान जनता के सुदृढ़ संकल्प के साथ कुछ ऐसे आदर्शवादी उदारवादी मूल्यों के साथ अपनाने की इसकी घोषणा की गई है। इसमें जिस बातों का संविधान में उल्लेख किया गया है विश्व के संविधान में कहीं भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में आदर्श एवं मूल्यों को इसी श्रेणी के हैं। जापान के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। वो बातें इस प्रकार से हैं, जैसे जापान की राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित आदर्श एवं मूल्य, जिसमें संप्रभुता का स्रोत जनता है। इसके साथ साथ सरकार जनता का एक पवित्र और धरोहर है। इसके अलावा सरकार की सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा ही किया जाएगा। इसके साथ साथ जनता को सरकार की सत्ता का लाभ प्राप्त होने का अधिकार है। इसके साथ ही सरकार ऐसी नीति का पालन करेगी कि देश युद्ध के भयंकर परिणामों से बची रहेगी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समाज के संबंधित आदर्शों और मूल्यों को बना करके रखी चलेगी, जिसमें जापान सदैव ही शांति चाहता है और अन्य सभी राष्ट्रों के साथ में शांतिपूर्ण सहयोग के फल या लाभ देना चाहता है। जापान शांतिपूर्ण सहयोग की नीति द्वारा अपनी सुरक्षा का अस्तित्व की रक्षा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समाज के सम्मानपूर्ण स्थान देने का कार्य करेगा। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि लिखित या यूँ कहें कि ये संक्षिप्त संविधान है, निर्मित संविधान है। दुनिया के अधिकतर देश, जैसे हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की करें, चीन, श्रीलंका, कनाडा की तरह ही जापान का संविधान भी लिखित संविधान है। अर्थात जापान का संविधान विकसित नहीं है, ये लिखा गया है, यानी निर्मित संविधान है। इस संविधान में एक प्रस्तावना और कुल 11 अध्याय के अलावा 103 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की तुलना में इसका आकार छोटा है, किंतु अमेरिका के संविधान की दृष्टि से यह अत्यंत संक्षिप्त नहीं है। इसे लगभग पढ़ने में 1 घंटा लगता है। इसकी एक विशेषता ये भी बताई गई है कि इसकी रचना में कठिन कानूनी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसको सरल भाषा में लिखा गया है और जन सामान्य इसे आसानी से समझ सकें, इसलिए इसको सरल भाषा में लिखा गया है। अतः आशा की जाती है कि साधारण जनता जापानी संविधान के लोकतंत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। अब हम बात करते हैं लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। जापान के संविधान के अनुसार राजसत्ता यानी प्रभुसत्ता का स्रोत जनता है। अतः यह माना जाता है कि संविधान के लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण शासन व्यवस्था का आधार जनिच्छा है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के सम्राट के संदर्भों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्राट की स्थिति एक स्रोत लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी प्रभुसत्ता संपन्न लोक इच्छा है
किंतु संविधान संपूर्ण शासन व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट रूप से ऐसी घोषणा नहीं करता है। वस्तुतः इस बारे में संविधान की भावना और इरादों की उसकी प्रस्तावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। इसके साथ साथ ही अगली जो विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 98 और 99 के अनुसार देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। इन धाराओं के अनुसार संविधान की सर्वोच्च स्वीकारी गई है। धारा 98 में ये बताया गया है कि यह संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होगा और इस उपबंधों में विरोध रखने वाले कोई कानून या अध्यादेश या साम्राज्यवादी अनुदेश तथा सरकार का अन्य कार्य अथवा कोई भाग वैध न होगा। धारा यानी अनुच्छेद 99 में ये बताया गया है कि राज्य के सभी पदाधिकारियों, सम्राट, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, अन्य शासनकारियों का कर्तव्य क्या है, वे संविधान का आदर करें और उसकी के अनुसार कार्य करें। तो उस प्रकार से उपरोक्त विवरण से इस बात का पता लगता है कि जापान की संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन संविधान द्वारा स्थापित कानून की मर्यादा के अंतर्गत ही किया जाता है और साथ में शासन के संचालन में किसी भी विशेष व्यक्ति या यूँ कहें जैसे सम्राट या प्रधानमंत्री को स्वेच्छाचारी का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो मनमर्जी करेंगे तथा संविधान के कानून की सर्वोच्चता की रक्षा के उद्देश्य से न्यायिक पुनर्लोकन के साधन को भी अपनाया गया है। जापान के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान विरोधी किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही उसकी विशेषता है 5वीं युद्ध का त्याग। जापान के संविधान की सबसे अधिक जो ध्यानपूर्वक विशेषता है वो यह है कि यह युद्धों का त्याग करेगा। त्याग है। उल्लेखनीय यह है कि संविधान की प्रस्तावना के साथ संविधान के अनुच्छेद 9 में ये इस बात को रखा गया है कि ये घोषणा की गई है कि बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रस्तावना में क्या बातें हैं, जिसमें ये बताया गया कि जापान सदैव के लिए शांति चाहता है। जापान अन्य देशों के साथ शांति सहयोग की नीति अपनाएगा और इसे लाभ प्राप्त करेगा। जापान की सरकार ऐसी किसी नीति पर नहीं चलेगी जिसके कारण देश युद्ध उलझ जाए और भयंकर परिणामों उसको भुगतना पड़े। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार संविधान 9 में युद्ध और उसकी नीति स्पष्ट पूर्ण त्याग किया गया है। इसमें जापान द्वारा युद्ध के त्याग के संबंध में अग्रलिखित तथ्यों पर बल दिया गया है। जापान न्याय एवं व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की कामना है। इस कामनाओं से प्रसारित होकर के जापान के निर्णय लिया गया है कि जापान सदैव के लिए युद्ध का त्याग करता है। जापान अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए बल और धमकी की सेवा सदैव त्याग करेगा। इसके साथ साथ ही इस निर्णय में भी वास्तव में लागू करने के लिए जापान ने निश्चय किया कि यह किसी भी प्रकार की सेनाओं युद्ध के अन्य साधनों को भी धारण नहीं करेगा। इसके साथ साथ जापान मानता है कि अन्य किसी राज्य को भी युद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अगली जो विशेषता है वो संवैधानिक राजतंत्र की है। पुराने मेजी संविधान के अनुसार जापानी सम्राट सर्वोच्च सत्ता संपन्न था। वह संप्रभुता का स्रोत था और उसके रूप में स्थिति संविधान से ऊपर थी। किंतु वर्तमान जापानी संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकारा है। संविधान की ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि सम्राट वास्तव में शासक नहीं है, अपितु केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो नाम मात्र का शासक है। जापान के संविधान के सम्राट के पद को ब्रिटेन के सम्राट के महारानी के पद के समान संवैधानिक पद माना है। इसी दृष्टि से अगर हम बात करेंगे जापान का संविधान की कुछ इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें पहली व्यवस्था ये है कि जापान के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार प्रभुसत्ता का स्रोत जनता है, अर्थात सम्राट नहीं है। इस तथ्य को संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से प्रभावी ढंग से कहा गया है। इसके साथ साथ ही सम्राट राज्य और जनता की एकता का प्रतीक होगा। उसकी स्थिति का स्रोत जनता की इच्छा है, उसमें प्रभुसत्ता का निवास करेगी। संविधान के अनुरूप सम्राट का पद अनुवांशिक किंतु उसके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति सम्राट के घराने संबंधी कानून के अनुसार होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर डाइट या संशोधित किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य संबंधी सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रियों और परामर्शों का अनुमोदन जरूरी है, यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। इसके साथ ही सम्राट के शासन संबंधी कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायित्व होंगे। और अगला है सरकार के बारे में सम्राट के पास में कोई शक्ति नहीं है और ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं एकात्मक राज्य व्यवस्था की।
जापान का जो संविधान है, या यूँ कहें कि जापानी संविधान एकात्मक राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है। अन्य संबंधों में यह जापान में एकात्मक शासन की स्थापना करता है, किंतु यह एकात्मक शासन जापान के प्राचीन एकात्मक शासन की तरह निरंकुश नहीं है। पहले का जो शासन था वो निरंकुश था, अपितु ब्रिटेन या फ्रांस के लोकतांत्रिक एकता का शासन था। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि जापान में शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निवास करती थी। केंद्रीय सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से अपनी इच्छानुसार प्रांतों और इकाइयों को शक्ति सौंप रखी थी, वह चाहे आवश्यकता पड़ने पर शक्ति में वृद्धि अथवा कमी कर सकती थी। इस प्रकार से प्रांतों की शक्ति का स्वरूप केंद्रीय सरकार की सुविधा आवश्यकता पर निर्भर करता था। उल्लेखनीय है कि विषय में केंद्रीय सरकार निरंकुश और स्वेच्छाचारी आचरण नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कार्य डाइट द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर करना होता है। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान में एकात्मक शासन के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया गया। इस दृष्टि से जापान में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना कार्य प्रणाली को मूल अधिकार अनुच्छेद 92 से लेकर के 95 का हिस्सा बनाया गया। अब आता है शासन की कठोरता। कठोर संविधान की बात करता है। जापान का वर्तमान 100वां संविधान एक कठोर संविधान है जिसमें सरलता से संशोधन संभव नहीं है। जापान के संविधान में संशोधन के लिए अग्रलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाता है और संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति डाइट से ली जाती है। डाइट द्वारा मान्य संविधान संशोधन के प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और लोक निर्णय में भाग लेने वाले मतदाताओं में अपने बहुमत द्वारा प्रस्तावित समर्थन करते हैं, तो इसे संवैधानिक संशोधन जनता द्वारा पारित माना जाता है। संशोधन की घोषणा की जाती है। तो ये जटिल प्रक्रिया है और इसी कारण से कठोर संविधान कहा गया है। अब हम अगली विशेषता है लोकतांत्रिक संविधान। जापान के संविधान में लोकतांत्रिक दर्शन और मूल्यों को स्वीकार किया गया है और उनके अनुरूप ही वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें ये बातें आती हैं, जिसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक दर्शन और मूल्य मिलते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसके साथ साथ ही अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। जापान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जो मूलतः ब्रिटिश का नमूने पर आधारित है। ब्रिटेन की तरह ही जापान की कार्यपालिका में व्यवस्थापिका की शक्तियाँ विवेकपूर्ण संयोग में एकीकरण की दिखता है। ब्रिटेन की तरह ही जापान में भी उत्तरदायी सरकार के जो सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है व्यवस्थापिका शासन का सर्वोच्च अंग मानी जाती है। B.R. चटर्जी वर्तमान जापानी संविधान के संदर्भ में बताते हैं कि सरकार की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अंगों के बीच में संबंध की स्थापना ब्रिटिश संवैधानिक रिवाजों पर आधारित की गई है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें बताया कि संसदात्मक कार्यपालिका और इसके साथ साथ ही संसदात्मक व्यवस्थापिका और इसके अलावा इनमें इस प्रकार का जो जापान में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है यह है मुख्य रूप से ब्रिटेन के नमूने पर आधारित है, किंतु उपरोक्त जो समानताएं के बावजूद जापान की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से कुछ भिन्न भी रखी गई है। अगली जो विशेषता है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावशाली कार्यपालिका को माना गया है। इसके साथ साथ ही इसमें नागरिक मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में भी बात बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि जापानी संविधान के 3रे अध्याय के अनुच्छेद 10 से लेकर के 40 तक विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसार नागरिकों के समस्त मौलिक अधिकार हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक संगठन बनाने का अधिकार, विवाह अधिकरण और भौतिक कल्याण, समाज सुरक्षा का अधिकार जापानी नागरिकों के प्रमुख कर्तव्य है। निष्ठापूर्वक काम करना, करों का भुगतान करना, अपने साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये उसके मूल कर्तव्य बताए गए हैं। इसके साथ साथ ही कुछ और भी बातें बताई गई है विशेषताओं में, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कही गई है। ये अन्य में आता है कि भारत ये धर्मनिरपेक्ष की बात होगी। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होगी, वयस्क मताधिकार होगा, असैनिक नागरिक सैन्य शासन की स्पष्ट रूप से स्थापना होगी, स्वदेशी रचना न होने के बावजूद भी श्रेष्ठ संविधान है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर बताई गई बातें हैं
जो विशेषताएं हैं वर्तमान जापानी संविधान में अनेक विशेषताओं से संपन्न है। ये निश्चित रूप से पुरानी मैजिक संविधान की तुलना में अत्यंत प्रगतिशील, उदार, लोकतांत्रिक और मानववादी है। वर्तमान संविधान के निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। इसने प्रभुसत्ता का स्रोत जनता को बताया गया है। इस प्रकार से जनप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की है। इस संविधान के अंतर्गत उत्तरदायी कार्यपालिका, शक्ति संपन्न व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के पुनर्लोकन की शक्ति से संपन्न स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। वयस्क मताधिकार, स्थानीय स्वशासन, नागरिक मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना को स्वीकार किया गया। इस संविधान ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हुए राजनीतिक लोक कल्याणकारी को सामाजिक, इसके अलावा आर्थिक, लोकतांत्रिक विकसित करने की जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। इस दिशा में उन्होंने पर्याप्त सफलता भी मिली है। इस संविधान को एक अद्वितीय, विशेष रूप से युद्ध त्याग के संबंध में घोषणा की है। अंत में संविधान की ये एक विशेषता यह है भी बताई गई है कि इसकी सफलता के बारे में अनेक आशंकाओं को प्रकट की थी, किंतु उन आशंकाओं को असत्य सिद्ध करने के लिए संविधान ने जापान को लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक विकास एवं आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान की है। इस संविधान पर विदेशी उत्पादन होने वाले का दोष लगा है, वह दोष उपलब्धियों के कारण स्वतः ही महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसे जापानी जनता पर्याप्त निष्ठा, भक्ति प्राप्त हुई है। इस अधिकांश जापानी जनता ने अपने आकांक्षाओं के प्रतिनिधि संविधान के रूप में अंगीकार कर लिया है। धन्यवाद।